जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर मेरे साथ एक बार सीखने को कुछ नया, जानने को कुछ नया। आज मैं आपको सिखाऊंगा फिजिकल एजुकेशन में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में परीक्षण और मापन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। जो क्लास 12th में सिलेबस में है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, खेलों में परीक्षण तथा मापन। आखिर क्या समझते हैं आप परीक्षण तथा मापन से, टेस्ट से? देखो, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उनका भी टेस्ट होता है समय समय पे। छोटे मोटे टेस्ट, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो तिमाही एग्जाम हो, छमाही एग्जाम हो, या फिर वो वार्षिक परीक्षा हो। टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि उसमें कितनी प्रगति हो रही है, क्या वो ठीक रास्ते पर मेहनत कर रहा है कि नहीं, क्या मेहनत ठीक तरीके से की जा रही है कि नहीं। ऐसे ही खेल में भी टेस्ट और मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो ट्रेनिंग है वो सही रास्ते पे है या नहीं, क्या वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, क्या परफॉर्मेंस में सुधार होगा या नहीं होगा। लियोनार्डो दा विंसी का कहना है, यदि तुम बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभ्यास करते हो या अभ्यास से लगाव रखते हो तो तुम ठीक ऐसे पायलट की तरह हो जो ऐसे जहाज में जा रहा है जिसमें न रेडार है न कोई दिशा सूचक यंत्र। वो कहाँ पहुंचेगा, उसकी मंजिल कहाँ है, कहाँ जाके रुकेगा, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए टेस्ट और मेजरमेंट का प्रयोग करके हम पता करते हैं कि आखिर हमारी परफॉर्मेंस किस दिशा में है, आखिर हमें कितनी और मेहनत की ज़रूरत है, कहीं हम ओवर तो नहीं कर रहे। तो आइए शुरू करते हैं सीखना। क्लास 12th में खेलों में परीक्षण तथा मापन के आधार पर जो टॉपिक है पहले उसे क्लियर करेंगे। फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में मैं और फर्दर अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा जिसमें और ज़्यादा टेस्ट और मेजरमेंट्स की बात करेंगे, हायर लेवल की। शुरू करते हैं। सबसे पहला, स्लॉटर लोहमैन चिल्ड्रन स्किन फोल्ड फॉर्मूला। ये फैट परसेंटेज निकालने का काम करता है। फैट परसेंटेज यानी कि वसा के प्रतिशत की गणना करने में मदद करता है। इसमें दो चीजों में स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग होता है। देखो, वसा की गणना करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर। वैसे तो और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिससे वसा की गणना की जा सकती है, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, जैसे बॉड पॉड, बहुत सारी डिवाइसेस हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य तौर पर स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये सस्ता भी है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, इसका प्रयोग भी आसान है। तो इसमें ट्राइसेप्स का स्किन फोल्ड नापा जाता है और काफ का स्किन फोल्ड नापा जाता है, और इसके बाद एक फॉर्मूले का प्रयोग करके जो नॉर्म्स होते हैं उसमें रख करके हम बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, ये स्किन फोल्ड कैलिपर का डायग्राम है। ये नॉर्मली सबसे कॉमन है जो देखने को मिल जाता है स्कूल वगैरह में, ये कॉलेजेस वगैरह में या किसी संस्थान में देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो चिमटी जैसा है, इस जगह को किसी भी बॉडी सरफेस पे लगाते हैं जहाँ से हमें फैट का मेजरमेंट करना है, वसा नापना है। यहाँ से दबाएंगे तो ये खुल जाएगा और फिर चमड़ी को, जो फैट वाली चमड़ी है उसको हम पकड़ के देख लेंगे कि हाँ भाई यहाँ वसा कितना है, कैलकुलेट करने के लिए माप ले लेंगे, इसमें रीडिंग आ जाती है। ट्राइसेप्स का स्किन फोल्ड मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, देखिए। इसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी वयस्क या बच्चा जिसका भी हम मेजरमेंट करेंगे उसका दाहिना हाथ लेंगे, राइट हैंड। ये राइट हैंड ले रखा है देखो, और इसको बिल्कुल ढीला लटका के छोड़ देने को कहेंगे, और उसके पीछे खड़े होकर अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से, आप देख रहे होंगे, अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करके चमड़ी को उठाएंगे और वहां पर स्किन फोल्ड कैलिपर को बिल्कुल 90 डिग्री पर, आप देखो ये स्किन स्किन फोल्ड कैलिपर को तिरछा नहीं लगाया जाता, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पर लगाएंगे, और उस उस जगह, उस स्थिति में लगभग 4 सेकंड तक स्किन फोल्ड कैलिपर को छोड़ के रखेंगे ताकि जो मीटर की रीडिंग होती है उसके अंदर बिल्कुल स्थिर हो जाए, और फिर मीटर की रीडिंग को नाप लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। फिर काफ का स्किन फोल्ड मेजरमेंट, इसमें भी दाहिने पैर का प्रयोग करते हैं, ये राइट लेग है, और इसमें घुटने को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर किसी चीज के सहारे लटका दिया जाता है बिल्कुल फ्री, और यहां भी अंगूठे और इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली की मदद से चमड़ी को उठाएंगे और वहां पर स्किन फोल्ड कैलिपर लगाएंगे।
90 डिग्री के कोण पर स्किन फोल्ड कैलिपर याद रखना है हमेशा बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, तिरछा नहीं लगाया जाता। अब यहां भी जो आपने नापा है उसका मेजरमेंट नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये फॉर्मूला है फैट परसेंटेज निकालने का। इसमें देखिए 0.735 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड, यानी कि जो आपने ट्राइसेप्स का नापा वो प्लस जो आपने काफ का नापा, काफ मतलब पिंडली, वो इन दोनों में जो रीडिंग आई थी उन दोनों को जोड़कर, मिलीमीटर में रीडिंग लेते हैं याद रखना, मिलीमीटर में रीडिंग ली जाती है, और इस रीडिंग को जोड़कर यहां रख देंगे और फिर गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 1.0 यानी कि 1 जोड़ देंगे और यहां से हमें पता चल जाएगा कि क्या बॉडी का फैट परसेंटेज है। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, सॉल्व किया हुआ है, इसमें हमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, डायरेक्ट पुट करना है और निकाल दे। जैसे मान के चलो किसी के ट्राइसेप्स की रीडिंग आ गई आपकी 12 mm और किसी के काफ की रीडिंग आ गई आपकी 9 mm मिलीमीटर, तो अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, यह आ जाएगा 0.735 इंटू 12 और 9 21 mm प्लस 1.0, और ये सॉल्व करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने करके रखा है 15.435 प्लस 1.0, ये जोड़ने पर आ जाएगा 16.435%, यानी कि उसके शरीर में 16.435% फैट मौजूद है। कोई भी प्रश्न आए आपके पास उसमें स्किन फोल्ड का सम दिया होगा अगर आप, तो सीधा इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देंगे, 1 नंबर में आएगा तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या है ये? स्लॉटर लॉहमैन स्किन फोल्ड फॉर्मूला। फिर अगला देखिए, मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशीय ताकत को नापने के लिए जो टेस्ट का प्रयोग करते हैं उसे पढ़ना है। ये यहां पर मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ नापा जाएगा। कैसा? मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसके लिए क्रॉस वेबर टेस्ट किया जाएगा। ये क्रॉस वेबर टेस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि दिया किसने है, क्रॉस वेबर ने। इस टेस्ट में 6 टेस्ट बैटरीज होती हैं। टेस्ट बैटरीज का मतलब 6 टेस्ट आइटम्स शामिल होते हैं, जिससे कि पता लगाया जाता है कि किसी बच्चे की या किसी वयस्क का मस्कुलर स्ट्रेंथ किस स्टैंडर्ड पे है, किस स्तर पे है। इसमें पास और फेल के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। जो बिल्कुल नहीं कर पाया उसको 0 और जो कर पाता है उसको 10 दे देते हैं। पास 0 से 10 की मार्किंग होती है इसमें। 10 के बीच में भी अंक मिल सकते हैं, वो टेस्ट के इवेल्युएटर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 6 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट एब्डोमिनल और श्वास मसल की स्ट्रेंथ नापता है। अब देखिए एब्डोमिनल और श्वास मसल कहाँ होता है, अभी बताता हूं मैं आपको डायग्राम के साथ। दूसरा टेस्ट एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ नापता है, यानी कि पेट के मांसपेशियों की ताकत। तीसरा श्वास मसल की स्ट्रेंथ नापता है। चौथा अपर बैक की। पांचवा लोअर बैक की। और छठा लोअर बॉडी यानी कि हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को नापता है। देखिए सबसे पहला क्रॉस वेबर का टेस्ट नंबर 1। देखिए ये किसके लिए है? एब्डोमिनल और श्वास मसल के लिए है। एब्डोमन यानी कि ये रही यहां पर पेट की मांसपेशी, और श्वास मसल इस जगह होती है, इस जगह, ये तिरछे में, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक मसल बहुत कोशिश करते हैं लोग बनाने की, जिसका चर्बी है जल्दी नहीं दिखता, जिसको बिल्कुल एकदम कम फैट परसेंटेज उसका नजर आता है। इसमें पीठ के बल लेटा दिया जाता है मुंह ऊपर की तरफ करके, और जो टेस्ट लेने वाला व्यक्ति है वो पैरों को दबा लेता है, और ये बच्चा या वयस्क जो भी टेस्ट दे रहा है उसको कहा जाता है कि अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर अपने आप को ऊपर उठाना है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाता तो उसे बिल्कुल 0 अंक मिलते हैं, और वो अपने आप को पूरा ऊपर उठा लेता है इस तरीके से तो उसे 10 अंक मिलते हैं। जितना ज्यादा अपना कंधा ऊपर उठा पाएगा, सिटअप लगा पाएगा, उसी आधार पे उसे नंबर मिलेगा। ठीक है, सिर के पीछे हाथ को करके सिटअप लगाने को कहा जाता है। नहीं उठा तो 0, उठा लिया पूरा तो 10। टेस्ट नंबर 2, देखिए इस बार पैरों को मोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से लेटा हुआ है व्यक्ति मुंह ऊपर करके पीठ के बल, और इवेल्युएटर ने जो टेस्ट ले रहा है उसने पैरों को दबा लिया। इस कंडीशन में पैर मोड़कर इसको सिटअप लगाने को कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स्ड लेग सिटअप, फ्लैक्स्ड लेग्स सिटअप्स। और हाथ पीछे करके इसे ऊपर उठने को कहा जाता है। और मार्किंग स्कीम वही है बिल्कुल,
अगर बिल्कुल नहीं उठ पाया तो 0 अंक मिलेंगे, और अगर पूरा उठ गया तो 10 अंक मिलेंगे। और मान लो आधा उठ के रह गया फिर लेट गया, तो उसके अकॉर्डिंग बीच में 2, 4, 5 जो भी अंक देने हैं वो आपका इवेल्युएटर देगा। टेस्ट नंबर 3, इसमें व्यक्ति को फिर उसी तरीके से नीचे लेटने को कहा जाता है, सर के पीछे दोनों हाथ को रखकर। इस बार ये श्वास और लोअर एब्डोमेन के मसल के टेस्ट के लिए है। इस बार व्यक्ति को अपने दोनों पैर सीधे रखते हुए पैरों को 10 इंच तक हवा में उठाना होता है। इसमें अंक देने के लिए 10 सेकंड तक की गिनती दी जाती है। ना उठा पाने वाले को 0 अंक, और 10 सेकंड तक अगर कोई उठा ले तो उसे पूरे 10 अंक दिए जाते हैं। टेस्ट नंबर 4, ये अपर बैक के लिए होता है। इस बार पट की अवस्था में, यानी कि मुंह नीचे करके लेटने को कहा जाता है। कमर के नीचे एक तकिया रख दिया जाता है। जो इवेल्युएटर है यानी टेस्ट लेने वाला, वो एक हाथ से कमर को दबाएगा और एक हाथ से पैर को। और इस समय जो बच्चा या व्यक्ति जो भी टेस्ट दे रहा है उसको कहा जाएगा कि अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर दोनों कंधे, छाती और सर को हवा में उठाना है। इसमें भी अंक देने के लिए 10 सेकंड तक की गिनती की जाती है। ना उठा पाने वाले को 0 और 10 सेकंड तक उठा पाने वाले को 10 अंक दिए जाते हैं। टेस्ट नंबर 5, इसमें फिर से नीचे की तरफ मुंह करके लेटी हुई अवस्था होती है। कमर के नीचे तकिए को रख दिया जाता है। इस बार इवेल्युएटर या टेस्ट लेने वाला दोनों हाथों से कमर और पीठ को दबा लेता है, और इसमें व्यक्ति को या बच्चे को अपने दोनों पैर सीधे रखते हुए पैरों को हवा में उठाना होता है। ये लोअर बैक की स्ट्रेंथ के लिए होता है। इसमें भी अंक देने के लिए 10 सेकंड तक की गिनती की जाती है। ना उठा पाने वाले को 0 और 10 सेकंड तक उठा पाने वाले को 10 अंक दिए जाते हैं। जो जितने सेकंड तक उठाएगा, कोई 5 सेकंड तक उठाता है 5 अंक मिलेंगे, 8 सेकंड तक उठाता है 8 अंक मिलेंगे, डिपेंड करता है। फिर छठा टेस्ट, फ्लोर टच टेस्ट। इसमें दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे रखते हुए, घुटनों को सीधे रखते हुए, घुटनों को आपस में चिपकाकर, नीचे से पैरों और पंजों को आपस में चिपकाकर कहा जाता है कि अपने हाथ को नीचे टच किया जाए। जो अपने हाथ को जितना नीचे और आसानी से टच करता है उसको उसी हिसाब से अंक दिए जाते हैं। इसमें झटका लेने की बिल्कुल मनाही होती है। इसके लिए 3 सेकंड की गिनती दी जाती है और उसी के आधार पर अंक दिया जाता है। जो बिल्कुल फर्श को नहीं छू पाएगा उसको 0 अंक मिलेंगे, और जो पूरी तरह से फर्श को छू लेगा उसको उसी हिसाब से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 3 सेकंड तक रुकने वाले को 10 नंबर मिलेंगे। देखो, ये परीक्षण यानी कि जो टेस्ट है, क्रॉस वेबर टेस्ट, ये यूरोपीय देशों में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्कूल के विद्यार्थियों पर प्रयोग किया गया था। और इसके परिणामों से पता चला कि अमेरिका के लगभग 58% बच्चे जो हैं, और यूरोपीय देशों के लगभग 9% बच्चे एक या एक से अधिक परीक्षा में फेल हो गए। टोटल 6 बैटरीज हैं, टोटल 6 आइटम्स हैं, उसमें से एक या एक से अधिक में फेल हो गए। उसके बाद से वहाँ पर स्कूल्स में फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम को बिल्कुल लागू कर दिया गया, बिल्कुल विशेष जोर दिया गया, और बिल्कुल पढ़ाई के करिकुलम में डाल दिया गया ताकि बच्चों का फिजिकल फिटनेस बना रहे। अब अगला देखिए, मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट का मतलब है शरीर के मोटर कंपोनेंट्स ठीक हैं कि नहीं। मोटर कंपोनेंट्स जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, जैसे कि स्पीड हो गया, जैसे कि एंडोरेंस हो गया, जैसे कि एजिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन। मोटर फिटनेस टेस्ट के लिए आफर का प्रयोग किया जाता है। आफर, पहले आफर नाम था, फिर अब आफर्ड हो गया। सबसे पहले 1958 में शुरू हुआ था, और जब 1958 में शुरू हुआ था तो इसका नाम था आफर। इसकी फुल फॉर्म, आफर की फुल फॉर्म है, देखिए, अमेरिकन अलायंस्ड फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। बाद में जब इसमें डी जुड़ गया तो डी का मतलब डांस भी ऐड कर दिया गया। जब 1958 में शुरू हुआ था तब से लेकर 1976 में छोटे छोटे बदलाव होते रहे इसमें, पर 1958 से लेकर 1976 तक इसके अंदर 7 टेस्ट बैटरीज यानी कि टेस्ट आइटम का प्रयोग होता था। पुलअप्स, सिटअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश यानी कि 50 गज की जो स्प्रिंट होती है, सॉफ्ट बॉल थ्रो, और 600 यार्ड रन वॉक, 600 गज की
पैदल चाल या दौड़, जो भी झटकदार दौड़ जो भी कह लो। फिर 1976 के बाद इसमें बदलाव हुए, ये आफर्ड बन गया और इसमें टेस्ट बैटरीज में 6 ही आइटम रह गए। सॉफ्ट बॉल थ्रो को हटा दिया गया। पुलअप्स बॉयज के लिए और लड़कियों के लिए फ्लैग्स आर्म हैंग। और 1 मिनट का सिटअप टेस्ट, 1 मिनट तक कितने सिटअप्स लगा लोगे। कंप्लीट सिटअप्स, 600 यार्ड रन, पैदल चाल बोलो या फिर झटकदार दौड़ बोलो, वो दौड़ ही होती है एक तरीके से। और शटल रन और स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, खड़े खड़े एक जगह से कूदना। और 50 यार्ड डैश यानी कि स्प्रिंट। देखिए बारी बारी से समझते हैं कौन सी चीज किस कंपोनेंट को मापती है। देखिए पुलअप्स और फ्लेक्स आर्म हैंग्स क्या नापने के लिए प्रयोग होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए। पुशअप्स तो खैर आफर्ड में आता नहीं है, पर अगर पुशअप्स भी आए तो पुशअप्स कहीं भी यूज हो तो वो मस्कुलर स्ट्रेंथ नापने के लिए होता है। फिर बेंट नी सिटअप्स जो लगाते हैं वो मस्कुलर एंडोरेंस नापने के लिए होता है, मांसपेशीय सहन शक्ति कितनी है। मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब मांसपेशीय ताकत। फिर 600 यार्ड रन जो 600 गज की दौड़ होती है, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के लिए, हृदय और श्वसन तंत्र की सहन शक्ति नापने के लिए होता है, उसकी क्षमता नापने के लिए होता है। फिर स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, ये मस्कुलर पावर के लिए होता है, ताकत। पावर, पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ इनटू स्पीड, दोनों मिलके पावर बनता है, कितनी ताकत है और कितने झटके से लगा सकते हो। फिर शटल रन टेस्ट, ये एजिलिटी के लिए होता है। एजिलिटी मतलब चपलता। अगर आप समझो तो चपलता क्या होती है, लोग इसको आमतौर पर कह देते हैं फुर्ती, पर फुर्ती नहीं होती। एजिलिटी का मतलब है जल्दी जल्दी दिशा बदलने की क्षमता, कभी आगे भाग लिया, कभी तुरंत पीछे, कभी दाएं, कभी पीछे, फिर वापस, कभी फिर आगे, जल्दी जल्दी दिशा बदलने की क्षमता। फिर 50 यार्ड डैश, ये स्पीड नापने के लिए होता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पुलअप्स फॉर बॉयज किस तरीके से, ये एक हॉरिजॉन्टल बार है, इसमें पैर को सीधा रखना होता है, पैर मोड़कर झटका लेने की अनुमति नहीं होती, पैर को सीधा रखना होता है। हाथ आप इस तरफ से अंदर की तरफ घुमा के रखें या फिर आगे की तरफ घुमा के रखें, मर्जी है आपकी। आप ग्रिप को चौड़ा लेना चाहें या फिर पतला लेना चाहें, वो भी मर्जी है आपकी। लेकिन पुलअप्स के लिए पैर सीधे रखने होते हैं, झटका नहीं लेना होता है। और उसके बाद बिना आराम किए आपको पुलअप्स मारने को कहा जाएगा। आप जितने भी पुलअप्स मार दोगे उस संख्या को नोट कर लिया जाता है। जब पुलअप्स कर रहे होते हैं तो इसमें जरूरी है कि हर बार आपकी ठोड़ी इस हॉरिजॉन्टल बार से ऊपर जाए, तभी उसको पूरा पुलअप्स मानते हैं, वरना नहीं मानते। देखिए लड़कियों के लिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग कैसे होता है। ये लड़की को बोला जाएगा कि दोनों हाथों से हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ो और कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी लेडी उसकी मदद करेगी जो उसे ऊपर तक उठा देगी। और उठाने के बाद उसको उसी अवस्था में यानी कि ठोड़ी को इस बार से ऊपर रखते हुए अपने आप को लटका के रखना है। और इसके लिए फिर टाइमर चलाकर समय नापा जाता है कि वो कितने समय तक उसको पकड़ के लटकी रहती है, और इस समय को फिर नोट कर लिया जाता है। फ्लैक्स लेग सिटअप्स, इसमें टांगों को मोड़कर कोई एक व्यक्ति उसे पकड़ लेगा और उसके बाद 1 मिनट में सिटअप्स मारने को कहा जाता है। जितने भी सिटअप्स आप 1 मिनट में मारेंगे उसको नोट कर लिया जाएगा। फिर अगला शटल रन, इसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े ले लिए जाते हैं, 2x2x4 इंच के टुकड़े, मतलब 2 इंच चौड़े, 2 इंच मोटे और 4 इंच बड़े टुकड़े ले लिए जाते हैं। और मैदान में आपस में 30 फुट की दूरी पर, यहां से लेके यहां तक की दूरी 30 फुट होती है, 30 फुट की दूरी पर 2 पैरेलल रेखाएं, 2 समानांतर रेखाएं मार्क कर दी जाती हैं। उसमें से किसी एक रेखा के पीछे, यानी कि या तो इस तरफ या उस तरफ, किसी एक रेखा के पीछे दोनों गुटके रख दिए जाते हैं। और फिर एक विद्यार्थी को टाइमर लगा के कहा जाता है कि जितनी तेजी से हो सके उन गुटकों को लेकर वापस आना है और यहां पर रखना है। वो विद्यार्थी या वो वयस्क जितनी जल्दी से जल्दी उन गुटकों को लेकर वापस आ जाता है, वो टाइमिंग नोट कर ली जाती है। ये एजिलिटी नापने के लिए होता है। इसके लिए खिलाड़ी को 2 ट्रायल्स की आज्ञा दी जा सकती है और दोनों ट्रायल्स में से जो उसका सबसे बेहतरीन होगा उसके टाइम को नोट किया जा सकता है। फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यानी एक ही जगह पर खड़े होकर दोनों पैरों को आपस में चिपका कर पूरी ताकत से अपने आप को कूदाना। देखिए इसमें पैर आगे पीछे करके एक पैर से कूदने की अनुमति नहीं होती, दोनों पैरों से एक बार कूदना होता है। और कोई भी व्यक्ति, ये बच्चा जो भी
टेस्ट दे रहा है वो जितनी दूर कूद जाता है उस दूरी को नाप लिया जाता है और उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके लिए इसे 3 ट्रायल्स दिए जा सकते हैं और उसमें से जो उसका सबसे बेहतरीन होगा उसको नोट कर लिया जाता है। अगला 50 यार्ड डैश, 50 गज की दौड़, वो भी स्प्रिंट दौड़। इसमें एक बच्चा या 2 बच्चा या 3 या 4 जितना लेना है उतना आप ले सकते हैं, पर उसके लिए स्टॉप वॉच अलग अलग चाहिए। इसमें जो इंस्ट्रक्टर होगा वो रेडी और गो शब्द बोलेगा। गो शब्द बोलते ही जैसे ये झंडा नीचे करेगा यहाँ से खिलाड़ी भाग लेगा और जितने समय में ये 50 गज की दौड़ पूरी करेगा उसको नोट कर लिया जाता है और जितने समय में 50 गज की दौड़ को पूरा करेगा उसको नोट कर लिया जाता है और ये टाइमिंग सेकंड के 10वें हिस्से तक नोट की जाती है स्टॉप वॉच में। फिर 600 यार्ड रन वॉक, तो 600 गज की दौड़ में प्रारंभिक रेखा के पीछे खड़े करके दौड़ शुरू करवाते हैं और रेडी और गो बोलने के साथ ही वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस टेस्ट में एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को दौड़ाया जा सकता है और सबके समय को नोट कर लिया जाता है। देखिए ये जो आफर्ड का टेस्ट था इसमें इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई क्योंकि इसमें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स पे कम जोर दिया गया और परफॉर्मेंस से संबंधित फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इसीलिए सन 1988 में यानी कि 1988 में आफर्ड ने फिजिकल बेस्ट टेस्ट को लॉन्च किया, फिजिकल बेस्ट नामक परीक्षण प्रारंभ किया और इसमें भी कई सारे टेस्ट आइटम शामिल किए गए। फिजिकल बेस्ट में क्या क्या था देखिए, या तो 1.5 मील की दौड़ हो या 12 मिनट की दौड़ हो। फिर स्किन फोल्ड मेजरमेंट किया गया, सिटअप्स लगवाए गए, पुलअप्स लगवाए गए और फ्लैग्स आर्म हैंग लड़कियों के लिए और सिट एंड रीच टेस्ट। अब इसमें से देखिए 50 यार्ड डैश गायब हो गया, 600 यार्ड दौड़ गायब हो गई और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप गायब हो गया। तो देखिए फिजिकल बेस्ट में 1 से 1.5 मीटर की दौड़ या पैदल चाल है, उसमें क्या है, इसमें 1.5 मील की दूरी दी जाती है, इसमें कम से कम समय में इसे पार करना होता है। या फिर 12 मिनट तक लगातार दौड़ने को कहा जाता है और जितनी दूरी तय कर लेगा व्यक्ति उस दूरी को नोट कर लिया जाता है। इसमें 1.5 मील की दौड़ को कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मापने का ज्यादा अच्छा तरीका माना गया है। फिर स्किन फोल्ड मेजरमेंट फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए होता है। पुरुषों में 3 जगहों पे मापा जाता है ये, एब्डोमेन पे आप देख रहे हैं, ये रहा एब्डोमिनल एरिया, और चेस्ट का स्किन फोल्ड मेजरमेंट किया जाता है यहाँ पे, और आर्म का स्किन फोल्ड मेजरमेंट किया जाता है या तो यहाँ पर या फिर नीचे जहां पर बाजू होती है। अब फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन लॉहमैन स्लॉटर से अलग है। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं 1.1017 माइनस 0.000282 इंटू ए मतलब एब्डोमिनल का स्किन फोल्ड मेजरमेंट, देखो मैं एरो लगा देता हूं, माइनस 0.000736 इंटू बी मतलब चेस्ट का स्किन फोल्ड मेजरमेंट, माइनस 0.00083 इंटू सी मतलब आर्म का स्किन फोल्ड मेजरमेंट। इस इक्वेशन से पहले बॉडी डेंसिटी प्राप्त होती है और बॉडी डेंसिटी निकालने के बाद फिर यहां से जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को यहां पर पुट करके फैट परसेंटेज निकाला जाता है। देखिए 4.570 ये हर बार निश्चित रहेगा, माइनस 4.142 अपॉन में बॉडी डेंसिटी, ये जो बॉडी डेंसिटी की वैल्यू आई है ये हमेशा निश्चित रहेंगे और नीचे बॉडी डेंसिटी की वैल्यू हर बार अलग आएगी, इनटू 100 कर देंगे तो बॉडी फैट परसेंटेज पता चल जाएगा। अगर एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन आपको लिखी हुई मिलेगी या फिर एग्जाम में बस ये टेस्ट बैटरीज पूछ देंगे। वैसे तो बेहतर है कि अगर आप ये पूरा याद कर लें, ना भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इक्वेशंस हमेशा नॉर्म्स में गिनी जाती हैं और ये हमेशा पहले से इक्वेशन दी जाती है जिसमें हमें सीधा वैल्यू पुट करके और मेजरमेंट निकाल लेना होता है, जिसमें हमें मेजरमेंट पुट करके वैल्यू निकाल लेनी होती है। देखिए इसमें फीमेल का स्किन फोल्ड टेस्ट जब करते हैं महिला का, तो ये 2 जगहों पे किया जाता है, आर्म पे और इलियक पे। देखिए आर्म पे तो आप बिल्कुल मेल की तरह ही है जैसे मेल में हुआ था, और इलियक में यहां पर होता है बिल्कुल साइड में जहां पर श्वास मसल होती है, इसको इलियक क्रेस्ट बोला जाता है। एब्डोमन इस जगह होगा, एब्डोमन से किया जाएगा, मेल में इस जगह से किया जाता है, फीमेल में इस जगह से, और इसके लिए भी इक्वेशन है, ये थोड़ी अलग होती है उससे।
यहाँ पर 1.0764 माइनस 0.00081 इंटू ए मतलब आर्म का स्किन फोल्ड, और फिर माइनस 0.00088 इंटू बी मतलब इलियक स्किन फोल्ड। यहाँ से जो वैल्यू आती है वो यहाँ रख देते हैं बॉडी डेंसिटी में, और ये तो निश्चित मान होता ही होता है। जो आएगा सॉल्व करके उसको 100 से गुणा कर देंगे, बॉडी फैट परसेंटेज निकल जाएगा। फिजिकल बेस्ट में देखिए सिटअप्स, इसमें 1 मिनट में अधिक से अधिक सिटअप्स मारने को कहा जाता है, और सिटअप का तरीका आप देख रहे हैं, सिर के पीछे हाथ को रखना होता है और पैर मोड़कर सिटअप लगाने होते हैं। अब देखिए मेल के लिए पुलअप्स फॉर मेल एंड फ्लेक्स आर्म हैंग फॉर फीमेल, ये आप पहले पढ़ चुके हैं आफर्ड में, फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पर मेल के लिए बिना रुके अधिकतम पुलअप्स लगाना, और फीमेल के लिए अधिकतम समय तक अपने आप को ऊपर लटकाए रखना, सेम आफर्ड की तरह होता है। अब देखिए कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस टेस्ट, हृदय संबंधित सहन शक्ति को मापने के लिए ये टेस्ट प्रयोग होता है। इसके लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, हार्वर्ड ने दिया था इस टेस्ट को। इसमें क्या होता है, 20 इंच का ये लकड़ी का टुकड़ा होता है, ये 20 इंच का टुकड़ा मेल के लिए और 16 इंच फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एथलीट को ऊपर नीचे स्टेप करना होता है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, और 30 स्टेप्स पर मिनट की रेट से, यानी कि 30 स्टेप्स प्रति मिनट की रेट से ये होना चाहिए। 5 मिनट तक या फिर जब तक पूरी तरह से थक जाए तब तक ये करना होता है। अगर मान लो 5 मिनट से पहले ही 3 मिनट में थक गया तो 3 मिनट ही करेगा, 4 मिनट में थक गया तो 4 मिनट ही करेगा। फिर एथलीट टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंत बैठ जाता है, और उसके टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स काउंट की जाती है 1 से 1.5 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग, मतलब फिनिश करके बैठने के 1 मिनट बाद से उसकी पल्स रेट काउंट की जाती है, और पल्स रेट 30 सेकंड तक काउंट की जाती है, इसीलिए लिखा है 1 से 1.5 मिनट आफ्टर फिनिशिंग। और अगर शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेस्ट करना है, मतलब टेस्ट का छोटा रूप करना है, तो सिर्फ एक रीडिंग से ही हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्म टेस्ट का करना है तो यहां पर 2 बार और एडिशनल हार्ट रेट मेजर किया जाता है, दूसरा 2 से 2.5 मिनट तक, और तीसरा 3 से 3.5 मिनट तक, यानी कि हर बार 1 मिनट बाद। पहले ट्रेनिंग खत्म होने के 1 मिनट बाद मेजर किया गया था, फिर ट्रेनिंग खत्म होने के 2 मिनट बाद, और फिर ट्रेनिंग खत्म होने के 3 मिनट बाद मेजर किया गया। अब मेजर करने में 30 सेकंड्स लगते हैं, इसीलिए ये 1 to 1.5 मिनट, 2 to 2.5 मिनट लिखा है, और 3 to 3.5 मिनट लिखा है। फिर फिटनेस इंडेक्स स्कोर निकालने के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है 100 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट। आप ऐसे समझिए, ये फॉर्मूला होता है 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट, मतलब 3 बार जो आपने अभी रक्तचाप को मेजर किया है वो इंटू 100। तो ये 100 भी यहां पहले ही ऊपर लिख दिया गया है, इसीलिए 100 इंटू 300 लिख दिया गया है। ये फॉर्मूला आपको अब और अच्छे से नजर आ जाएगा। ये 30,000 हो गया, मतलब 300 इंटू 100 किया तो 30,000 आ गया ये, अपॉन P1 यानी कि पल्स काउंट फर्स्ट टाइम, P2 यानी कि पल्स काउंट सेकंड टाइम, और P2 यानी कि पल्स काउंट थर्ड टाइम, ये तीनों को जोड़कर इंटू 2 कर देते हैं, और सॉल्व करके जो आता है वो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स आता है। अब देखो इससे रेटिंग कैसे की जाती है, जो परफॉर्मर है मेल या फीमेल, 15 से 16 वर्ष की उम्र के आसपास, या 20, 22, 25 जो भी हो, बहुत ज़्यादा उम्र का भी नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों पर भी ये टेस्ट यूज़ नहीं किया जाता। देखिए अगर ये सॉल्व करके 90 से अधिक आता है तो इसका मतलब है कि फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स हाई है मेल में, और फीमेल में अगर 86 से ऊपर आता है तो हाई है, और अबव एवरेज मतलब औसत से अधिक का मतलब है मेल में 80 से 90 के बीच आएगा, और फीमेल में 76 से 86 के बीच आएगा। और एवरेज यानी औसत स्तर की बात करें तो मेल में 65 से 79 यानी कि 65 से 79 के बीच आएगा, और फीमेल में 61 से 75 यानी कि 61 से 75 के बीच आएगा। और बिलो एवरेज की बात करें यानी कि औसत से कम, यानी कि मेल में 55 से 64 के बीच आएगा, और फीमेल में 50 से 60 के बीच आएगा। और बिल्कुल लो की बात करें
तो मेल में 55 से कम आएगा और फीमेल में 50 से कम। ये नॉर्म्स हैं, जो भी वैल्यू आती है इसमें पुट करके देख लेते हैं कि किसका फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स कितना है। देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें कि क्या इसके प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। एडवांटेज की बात करें तो ये टेस्ट बहुत आसान होता है करने में, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसमें बहुत कम खर्च पड़ता है और टेस्ट को करने के दौरान गलतियां होने की संभावना भी बहुत कम होती है। फिटनेस इंडेक्स निकालने में भी गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, मतलब कोई ज़्यादा लंबा है कोई कम लंबा है, लेकिन सबके लिए बक्सा वही 20 इंच का होगा मेल में और महिला में 16 इंच का। तो हाइट, बक्से की हाइट सबके लिए सेम यूज की गई है, लेकिन लोगों की लंबाई तो अलग अलग हो सकती है, वहां पर इसका माइनस पॉइंट पड़ता है। और दूसरा, बॉडी वेट कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि हल्के वजन के व्यक्ति के लिए चढ़ना उतरना आसान होगा, भारी वजन के व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल। अब देखिए अगला, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। 1 मील की दौड़ होती है इसमें, रॉकपोर्ट ने दिया था इसलिए रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। देखो रॉकपोर्ट वॉक टेस्ट भी कह रहे हैं इसे। इसका क्या मकसद है? इसमें 1 मील को बिल्कुल तेज, जितना तेज हो सके चलना होता है। बहुत मतलब दौड़ने की बात नहीं कही जा रही, या तो जॉगिंग कर लो या फिर ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक मतलब झटकदार चाल, चल करके 1 मील पूरा करना होता है और 1 मील पूरा करने के तुरंत बाद आपका पल्स रेट माप लिया जाता है। अगर आपके पास हार्ट रेट मॉनिटर नहीं है, देखो अगर हार्ट रेट मॉनिटर है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हार्ट रेट मॉनिटर नहीं है तो आप 10 सेकंड तक के लिए अपनी बीट्स को काउंट करेंगे, उसके बाद 6 से गुणा करके पूरे 1 मिनट तक की बीट आपको मिल जाएगी। जो टेस्ट पूरा करने में समय लगा है उसे भी नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये जो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट है, इसका मकसद होता है VO2 मैक्स निकालना। यानी VO2 मैक्स का मतलब है व्यायाम करने के समय जो मांसपेशी यानी जो मसल्स काम कर रही है, वो मसल्स किस मात्रा में ऑक्सीजन को खर्च कर रही है, दैट इज कॉल्ड VO2 मैक्स। और कार्यरत मांसपेशियों में ऑक्सीजन के खपत को निकालना, दैट इज VO2 मैक्स। और VO2 मैक्स फाइंड करने के लिए रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की वॉकिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग, जितना तेज संभव हो सके वो करते हैं। फिर VO2 मैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए पूरा एक नॉर्म बना हुआ है, फॉर्मूला है जिसमें पुट करके हम निकालते हैं। ये टेस्ट एक बार में कई लोगों को कराया जा सकता है। देखो टेस्टिंग ऑन लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल, कई लोगों के लिए कराया जा सकता है और कई प्रकार के लोगों के लिए भी कराया जा सकता है। इसको करना आसान होता है, खर्च बहुत कम होता है इसमें। ये टेस्ट उसके लिए भी अच्छा रहता है जो अपनी फिटनेस के लिए प्रतिदिन जॉगिंग या पैदल चाल करते हैं। देखिए रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट में VO2 मैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 132.853 माइनस 0.0769। ये जो नंबर्स हैं ये तो कांस्टेंट होते हैं, ये तो हमेशा सेम रहेंगे, इनटू W। अब देखो W का मतलब है वेट इन पाउंड्स, वजन, व्यक्ति का वजन वो भी पाउंड्स में, माइनस 0.3877 इंटू ए का मतलब एज इन ईयर्स, उम्र जो साल में मतलब कितने साल का हो चुका है, प्लस 6.315 इंटू जी माने जेंडर। अगर फीमेल है तो यहाँ पर 0 रख देंगे और मेल है तो 1। देखो 0 रखते ही 0 से गुणा करके ये 0 हो जाएगा पूरा, और मेल है तो 1 रखते ही 1 से गुणा करके ये सेम टू सेम आ जाएगा। माइनस 3.2469 इंटू टी मतलब टाइम, कितना समय लगा 1 मील चलने में। माइनस 0.1565 इंटू हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट कितनी आई थी जैसे ही टेस्ट फिनिश हुआ उसके तुरंत बाद, ये हार्ट रेट जो मेजर की गई वो कितनी थी वो यहां पर लिखनी है। और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके पता चल जाता है कि VO2 मैक्स क्या है, यानी कि कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है कार्य कर रही मांसपेशियों में। और ये इक्वेशन जो है ये बिल्कुल सटीक बैठती है 20 से 69 साल के लोगों के लिए। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट का एडवांटेज क्या है? करना आसान है, एक प्लेयर खुद भी कर सकता है और एक बार में कई लोगों पर किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हार्ट रेट मॉनिटर भी चाहिए आपको, वेइंग मशीन भी चाहिए क्योंकि वजन करना है, स्टॉप वॉच भी चाहिए टाइम मेजर करने के लिए, तो कई सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। अब देखिए रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ये रिकली एंड जोन्स के द्वारा दिया गया टेस्ट है, ये सीनियर सिटीजन्स पे लागू होता है। सीनियर सिटीजन्स मतलब 60 प्लस वालों पे।
इसमें भी 6 टेस्ट बैटरीज है, मतलब 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं। पहला चेयर स्टैंड टेस्ट, ये लोअर बॉडी की ताकत को नापने के लिए होता है। दूसरा आर्म कर्ल टेस्ट, ये अपर बॉडी की ताकत को नापने के लिए होता है। इसमें 5 पाउंड महिलाओं के लिए यूज होता है, 5 पाउंड का डंबल महिलाओं के लिए यूज होता है और 8 पाउंड का डंबल पुरुषों के लिए होता है। 30 सेकंड का समय दिया जाता है। फिर चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, मतलब चेयर पे बैठकर और नीचे पैर छूने होते हैं अपने खुद के ही, ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए होता है। फिर बैक स्क्रैच टेस्ट, पीछे दोनों हाथ रख करके अपने हाथों को पकड़ना होता है आपस में, जैसे कि योग में गोमुखासन होता है उसी तरीके से, ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए होता है। अगला 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, मतलब कुर्सी पर से बैठे हो खड़े होकर के 8 फुट दूर कोई कोन मार कर रखा होगा, वहां से घूम के आना होता है, ये एजिलिटी नापने के लिए होता है। और फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी कि 6 मिनट तक आपको चलना है, ये एरोबिक फिटनेस मापने के लिए होता है, क्या व्यक्ति वॉकिंग के लिए सीढ़ी चढ़ने के लिए अभी सक्षम है या नहीं। देखिए बारी बारी से समझिए। चेयर स्टैंड टेस्ट, देखिए 30 सेकंड में अधिकतम कितने स्टैंड होते हैं उसकी गिनती की जाती है और उसके आधार पर ही अंक दिए जाते हैं। पूरी तरह से बैठना होता है, दोनों हाथ आगे रख के, और पूरी तरह से खड़ा होना होता है, बिल्कुल सीधा। ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है, आप देख रहे होंगे। देखिए 30 सेकंड में अधिकतम कितने स्टैंड किए गए हैं उसकी गिनती से इसमें अंक मिलते हैं, उसके आधार पर नॉर्म्स बने हुए हैं। ये देखिए, देखो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का दिया है, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, ये आप देख लेंगे। इसमें औसत से कम क्या माना जाता है, अगर 30 सेकंड में 14 से कम स्टैंड किया गया है तो। औसत यानी कि 14 से 19 के बीच अगर स्टैंड किया गया है तो, यानी कि 14 से 19 बार अगर कोई कुर्सी पे बैठ के खड़ा हो गया है तो। और औसत से ऊपर माना जाता है 19 से अधिक। और 65 से 69 वर्ष के लिए 12, अगर 12 से कम है तो औसत से कम माना जाता है, 12 से 18 के बीच है तो वो औसत माना जाता है, 18 से ऊपर है तो औसत से ऊपर माना जाता है। इस तरीके से आप अभी सारे नॉर्म्स को देखकर तुलना कर लेंगे। महिलाओं में फिर ये अलग नॉर्म्स होते हैं। 60 से 64 वालों के लिए 12 से कम औसत से कम माना जाता है, 12 से 17 के बीच में औसत माना जाता है, 17 से ऊपर औसत से ऊपर माना जाता है। तो इस तरीके से आप हर एज लेवल के लिए सारे नॉर्म्स को पढ़ के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका चेयर स्टैंड टेस्ट मेजर किया जाता है। अब देखिए आर्म कर्ल टेस्ट, इसमें बाजू को मोड़ा जाता है, आर्म्स को मोड़ा जाता है हाथ में डंबल लेके। पुरुषों के लिए 8 पाउंड का डंबल होता है, महिलाओं के लिए 5 पाउंड का डंबल होता है। इसमें 30 सेकंड में अधिकतम आर्म्स कर्ल जो कर लेता है उसकी गिनती होती है और उसके आधार पर फिर नॉर्म्स से मेजर किया जाता है। आप देखिए नॉर्म्स लिखा है, 60 से 64 वर्ग के व्यक्ति अगर 16 से कम बार आर्म्स को मोड़ पाता है तो वो औसत से कम माना जाता है। अगर 16 से 22 के बीच में, वो 16 से 22 बार के बीच में अगर वो आर्म्स को मोड़ता है तो वो औसत माना जाता है, और अगर 22 से अधिक बार आर्म्स को मोड़ता है तो औसत से ऊपर माना जाता है। ऐसे ही महिलाओं में भी है, आप नॉर्म्स को देख करके समझ लेंगे। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, इसमें कुर्सी पर बैठकर घुटनों को सीधा रख के, देखो आप देख रहे होंगे, घुटनों को सीधा रखकर रीच के समय 2 सेकंड के लिए उंगलियों को रोक के रखा जाता है। यहां पर अगर हाथ की उंगलियां पैर के पंजों को छू लेती हैं तो स्कोर 0 माना जाता है, छूने पर 0 माना जाता है। अगर नहीं छू पाती तो दूरी नाप लेते हैं, जितना पीछे रह गया उसके हिसाब से फिर नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। और अगर उंगलियां पंजों को छूकर आगे निकल जाती हैं तो फिर वो भी दूरी नाप ली जाती है और उसके आधार पर पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। उसके लिए भी नॉर्म्स हैं, देखिए अगर -2.5 यानी कि 2.5 इंच कम रह गया तो वो औसत से कम माना जाता है। अगर -2.5 से 4.0 तक, +4.0 का मतलब है कि अब उंगलियां पैरों पर चढ़ गई हैं और आगे तक निकल गई हैं, हाथ की उंगलियां पैरों के पंजों में आगे तक निकल गई हैं, तो 4.0 तक अगर पहुंच जाए तो वो औसत में काउंट होता है। और अगर 4.0 से ऊपर पहुंच गई उंगलियां तो वो औसत से अधिक माना जाता है। देखिए 65 से 69 वर्ग का व्यक्ति है, अगर -3.0 मतलब 3 इंच बाकी रह गया तो ये औसत से कम माना जाता है। अगर -3.0 से ऊपर चला गया और 3.0 तक पहुंच गया,
यानी कि हाथ की उंगलियां पैर की उंगलियों को कवर करके 3.0 इंच तक आगे निकल गई हैं, 3 इंच तक आगे निकल गई हैं, तो ये औसत में माना जाता है। और अगर 3 इंच से और आगे निकल गई हैं तो ये औसत से अधिक माना जाता है। तो इस तरीके से आप सारे नॉर्म्स को देखकर समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये टेस्ट मेजर किया जाता है। फीमेल में भी ये नॉर्म्स आप देख के समझ जाएंगे। फिर अगला बैक स्क्रैच टेस्ट। इसमें दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे को अगर छू दे के, दोनों हाथ को, एक हाथ को सिर के पास से ऊपर से लाना होता है और एक हाथ को पीठ के पीछे से नीचे से लाना होता है, और कोशिश करते हैं कि ये दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे को छू जाएं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं। अगर ये दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे को छूती हैं तो स्कोर 0 मिलता है, और अगर नहीं छू पाती हैं तो फिर नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर छू के एक दूसरे को ढक लेती हैं तो पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। ना छू पाने की स्थिति में भी दूरी नाप करके नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं, और जब छू करके एक दूसरे को ढक लेते हैं तो भी दूरी को नाप करके पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इसके लिए भी नॉर्म्स हैं, देखिए किस तरीके से दिया है। 60 से 64 वर्ग के व्यक्ति अगर 6.5 इंचेस बाकी रह गया तो ये औसत से कम माना जाएगा, और अगर 6.5 से 0 के बीच आ गया तो ये औसत माना जाएगा, और अगर 0 से ज्यादा चला गया तो औसत से ऊपर माना जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इस बार पॉजिटिव में 6.5 लिखा है। पॉजिटिव में 6.5 का मतलब है ये बाकी रह गया, ये छूना बाकी रह गया है, इसलिए पॉजिटिव लिखा गया है। और अगर छूकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी तो वो नेगेटिव में काउंट होगा। देखिए अगर 65 से 69 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए 7.5 इंच अगर बाकी रह गया है तो वो औसत से कम है। 7.5 इंच से लेके -1.0 तक हो गया। -1.0 मतलब छू के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं ये, तो ये औसत माना जाएगा, और -1.0 से आगे चला गया तो ये औसत से ऊपर माना जाएगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए, आगे सारे नॉर्म्स पढ़ के आप समझ जाएंगे मेल और फीमेल में कि किस तरीके से इसमें स्कोरिंग की जाती है। अब देखिए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें कुर्सी पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठा होता है व्यक्ति, उसे खड़ा होना होता है, खड़ा होकर के 8 फुट दूर यहां पर कोन मार्कर रखा होता है, इस कोन मार्कर के पास से घूम के वापस जाके बैठना होता है, और जितनी देर में वो घूम कर वापस जाके बैठता है उस समय को नोट कर लिया जाता है, और समय को सेकंड के 10वें हिस्से तक नोट किया जाता है, और उसी के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्कोरिंग के लिए भी नॉर्म्स हैं। अगर 5.6 सेकंड से ज्यादा लग रहा है समय तो इसका मतलब है औसत से कम है। अगर 5.6 से 3.8 सेकंड के बीच लग रहा है तो ये औसत है, और अगर 3.8 सेकंड से भी कम लग रहा है तो ये औसत से ऊपर है। देखिए यहां पर ये 65 से 69 वर्ष के व्यक्ति के लिए भी दिया हुआ है। अगर 5.7 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो ये औसत से कम माना जाएगा। 5.7 से 4.3 सेकंड्स के बीच में है तो ये औसत माना जाएगा। 4.3 सेकंड से भी कम लग रहा है तो ये औसत से ऊपर माना जाएगा। इसी तरीके से सारे नॉर्म्स को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से स्कोरिंग की जाती है मेल और फीमेल दोनों में। 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें देखिए 6 मिनट के दौरान तय की गई दूरी को मापा जाता है, उसे नोट कर लिया जाता है, उसी के आधार पर अंक दिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए पूरे 50 गज के एरिया को मार्क कर दिया जाता है। देखिए यहाँ से 0 से शुरू है, 5 गज की दूरी पर, फिर 10 गज की दूरी पर मार्किंग की गई है, 15 गज की दूरी पर, 20 गज की दूरी पर, हर 5-5 गज की दूरी पर मार्किंग की गई है। 25, 30, 35, 40, 45, 50, पूरे 50 गज के एरिया को मार्क कर दिया जाता है, और इस पर सीनियर सिटीजन को चलने के लिए कहा जाता है। और वो 6 मिनट के अंदर जितनी दूरी, चाहे वो 1 राउंड करे, 2 राउंड करे, 3 राउंड करे, जितनी भी दूरी तय कर लेता है उसको नोट कर लिया जाता है, उसके आधार पर अंक दिए जाते हैं। अगर व्यक्ति किसी प्रकार का ऑर्थोपेडिक डिवाइस प्रयोग करता है, जैसे कि कोई छड़ी या कोई सपोर्टिव डिवाइस, या फिर घुटने की सर्जरी हुई हो और उसे ज़्यादा चलने में दिक्कत हो, तो उसे 2 मिनट स्टेप इन प्लेस टेस्ट किया जाता है। मतलब नापना तो एरोबिक फिटनेस ही है, कुछ तो करना ही है। इसमें एक व्यक्ति के पटेला और हिप बोन के, ये पटेला है और ये हिप बोन है, इसके बीच, इसके ठीक बीचों बीच की ऊंचाई के हिसाब से दीवार पे एक निशान लगा दिया जाता है, और व्यक्ति को एक ही जगह खड़े रहकर 2 मिनट तक उस ऊंचाई तक पैर उठाना है। 2 मिनट में जितने भी स्टेप्स उठाता है वो व्यक्ति, उसके आधार पर गिनती,
उसकी गिनती कर ली जाती है और उसी के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इसके लिए भी नॉर्म्स मौजूद हैं। देखिए 60 से 64 वर्ग का व्यक्ति अगर 610 गज से कम पार कर पाता है तो उसे औसत से कम माना जाता है। 610 गज से 375 गज के बीच में पार करता है तो औसत माना जाता है। और 735 गज से ऊपर की दूरी पार कर देता है तो औसत से ऊपर माना जाता है। ठीक है, महिलाओं में भी देखिए 60 से 64 वर्ग की महिला है तो अगर 545 गज से कम की दूरी पार करती है तो उसे औसत से कम माना जाता है। 545 से 660 गज की दूरी पार करती है तो उसे औसत माना जाता है। और 600 गज से अधिक की दूरी पार करती है तो उसे औसत से ऊपर माना जाता है। इसी तरीके से हर उम्र के हर एज ग्रुप के लिए आप नॉर्म्स को देखकर समझ सकते हैं कि किस हिसाब से स्कोरिंग की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरी तरह से टेस्ट एंड मेजरमेंट इन क्लास 12th समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे टेस्ट एंड मेजरमेंट्स की वीडियोस बनाऊंगा, वो अलग पार्ट्स में बनेंगी। ये अभी क्लास 12th स्पेसिफिक है, सीख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, बार बार प्ले करके देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो जाए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब तक जो मैंने आपको सिखाया वो आप सीखे होंगे और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे और नई नई बातों को जानने और सीखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को देखिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।